हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स एंड मैसेज के बाद मैं आज लेकर आ गया हूँ नेचुरल एंड बायोगैस पर आपका कंप्लीट सिलेबस एक ही वीडियो में। जो कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है, सबसे सटीक और सरल भाषा में, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, जिससे हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा बस एक ही निवेदन रहता है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक तभी करें जब वीडियो अच्छी लगे। इस समय मैं फ्री नहीं था, फिर भी दूसरे सर के हाथों मैंने आपका वीडियो बनवाया और आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो एक शेयर तो बनता है। अगर आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं स्टडी। लेट्स गो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, परिचय और मूल बातें। नेचुरल गैस पहले है, इसमें टॉपिक नेचुरल गैस। देखिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। नेचुरल गैस एक फॉसिल फ्यूल है जो जमीन के नीचे हाई प्रेशर और टेम्परेचर में ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन से बनती है। मतलब नेचुरल गैस एक फॉसिल फ्यूल है जो जमीन के नीचे दबी होती है और हाई प्रेशर और टेम्परेचर में ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उनके ब्रेकडाउन से बनती है। इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, देखिए इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। यह कलरलेस होता है, मतलब ये बिना रंग का होता है, और ऑर्डरलेस मतलब बिना स्वाद का होता है। इसमें मुख्यतः मेथेन होता है, मतलब मेथेन गैस इसमें मुख्यतः पाया जाता है। देखिए गैस का प्रोडक्शन, उत्पादन कैसे होता है गैस का। ड्रिलिंग के द्वारा रिजर्वायर से निकलती हैं। इसमें ड्रिलिंग के द्वारा रिजर्वायर निकलती हैं, निकाली जाती है, रिजर्वायर निकाली जाती है। फेज बिहेवियर, स्थिति व्यवहार इसका कैसा है। देखिए यह दर्शाता है कि गैस और लिक्विड फेजेज प्रेशर और टेम्परेचर बदलने पर कैसे बिहेव करते हैं। मतलब यह ये दर्शाता है कि गैस और लिक्विड फेजेज प्रेशर और टेम्परेचर बदलने पर कैसे बिहेव, मतलब कैसे अपने आप को दर्शाती हैं। अभी आगे देखिए, बायोगैस, दूसरा टॉपिक बायोगैस। इसका इंट्रोडक्शन देखिए। बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट से एनारोबिक डाइजेशन द्वारा बनती है। मतलब बायोगैस ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं उसके एनारोबिक डाइजेशन से द्वारा बनती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं देखते हैं इसका। इसमें मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं। यह रिन्यूएबल होती है, मतलब ये रिन्यूएबल होती है, मतलब दोबारा आ सकती है खत्म होने के बाद। इसका फॉर्मेशन कंडीशन, मतलब फॉर्मेशन और कंडीशन, निर्माण और शर्तें। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, गर्म वातावरण और सही माइक्रोब्स का होना आवश्यक होता है। मतलब इसके निर्माण के लिए ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, गर्म वातावरण होना चाहिए और सही माइक्रोब्स का होना आवश्यक होना चाहिए। इसका बेनिफिट देखते हैं। रिन्यूएबल मतलब ये खत्म होकर फिर दोबारा आ जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी है। फर्टिलाइजर के रूप में भी इसे के स्लरी फर्टिलाइजर के स्लरी के रूप में उपयोग करते हैं। पॉल्यूशन कम करता है यह। देखिए तीसरा पोटेंशियल, जैसे संभावनाएं क्या क्या होती है। गांव में कुकिंग, बिजली और वाहनों के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब गांव में खाना बनाने, बिजली और वाहनों में यूज करने के लिए उपयोग कर लेते हैं इसे हम। इसका देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। पहले फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर। देखिए यह बताता है कि रिजर्वायर से निकली गैस सरफेस पर आने के बाद कितने वॉल्यूम में कन्वर्ट होते हैं। मतलब यह ये बताता है कि रिजर्वायर जो होते हैं उससे निकली हुई गैस सरफेस पर, निकली गैस जो निकलती है उससे सरफेस पर आने पर, गैस सरफेस पर आने के बाद कितने वॉल्यूम में कन्वर्ट, कितने माने वॉल्यूम में, आयतन में कन्वर्ट होती है। दूसरा देखिए गैस रिजर्वायर, अंडरग्राउंड पोरस रॉक जिसमें गैस स्टोर, मतलब अंडरग्राउंड का पोरस रॉक होता है, मतलब छिद्र छिद्र होता है चट्टान, उसके उसमें गैस स्टोर होती है नीचे चट्टानों में। टेलीवेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह, रिजर्वायर से गैस निकालने की क्षमता होती है इसमें, रिजर्वायर से। स्किन फैक्टर, यह रिजर्वायर और वेल बोर के बीच रेजिस्टेंस को दर्शाता है। यह रिजर्वायर और वेल बोर के बीच मतलब प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को दर्शाता है।
प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, यह गैस की इफिशियंसी बताता है। मतलब गैस की इफिशियंसी मतलब उसकी कितनी, यहाँ इफिशियंसी ये बताता है कि किसी काम को कम समय और कम संसाधन में सही तरीके से प्रभावी तरीके से पूरा करना होता है। इसका जो फार्मूला होता है पीआई होता है, मैंने प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इजकल टू फ्लो रेट, मतलब बहाव क्या है और उसका प्रेशर प्रेशर ड्रॉप, और उसके ड्रॉप का प्रेशर क्या है। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, प्राकृतिक गैस का उत्पादन कैसे होता है ये देखते हैं हम लोग। अप स्ट्रीम, इसमें देखिए अप स्ट्रीम है एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग प्रोसेस। इसमें देखो जो है अप स्ट्रीम में एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग प्रोसेस, इसके द्वारा होता है इसका प्रोडक्शन। इसमें डाउन स्ट्रीम, फिर डाउन स्ट्रीम में प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें प्रोसेसिंग भी होता है, रिफाइनिंग भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ये गैस, प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। सरफेस फैसिलिटी, सरफेस फैसिलिटी देखिए इसमें सेपरेटर, उसमें सेपरेट करने वाले भी होते हैं, कंप्रेसर मतलब दबाने वाले, डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन उसको हाइड्रेट करके अदर अलग करने वाले भी होते हैं, इससे जिससे उनका प्रोडक्शन होता है। और प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें गैस, ऑयल और वाटर को अलग करने वाली मशीन होती है। मतलब गैस ऑयल उसमें मिला होता है, गैस में नेचुरल गैस में, जिससे गैस ऑयल सबको अलग करने वाली मशीन जो होती है उस प्रिंसिपल से आप सेपरेटर होता है। वर्टिकुलर सेपरेटर, कम फ्लो रेट के लिए ये वर्टिकुलर सेपरेटर का यूज किया जाता है। हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, ज़्यादा फ्लो रेट करना है तो हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का यूज करते करेंगे। टू फेज सेपरेशन, गैस लिक्विड सेपरेशन होता है जिसे हमको टू फेज सेपरेशन कहते हैं। इसमें देखिए थ्री फेज सेपरेशन, मतलब इसमें थ्री फेज मतलब तीन तीन तरह के पाए जाएंगे, जैसे कि गैस, ऑयल और वाटर, इन तीनों का सेपरेशन करने के लिए थ्री फेज सेपरेशन कहते हैं इसको। अब इसमें चौथा देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जो होते हैं उसका निर्जलीकरण कैसे करते हैं। इसमें पहला, इसका कॉन्सेप्ट जो होता है मॉइस्चर रिमूव करने की प्रक्रिया इसे कहते हैं। मतलब डिहाइड्रेशन मतलब मॉइस्चर, मतलब कैसे हम जो उसका गीला मतलब नमी है उसको दूर करें, मॉइस्चर को दूर कर कैसे करें। डिजाइन ऑफ पहले डिजाइन देखते हैं इसका। ग्लाइकोल डिहाइड्रेशन, मतलब ग्लाइकोल डिहाइड्रेशन और मतलब सॉलिड डेसिकेंट का उपयोग, मतलब ये दोनों, ये ग्लाइकोल डिहाइड्रेशन और सॉलिड डेसिकेंट मतलब सिलिका जेल का उपयोग करके उसका डिहाइड्रेशन अलग करते हैं। स्वीटनिंग प्रोसेस, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना करना और एमाइन ट्रीटमेंट सबसे कॉमन है। मतलब इन दोनों का रिमूव करेंगे तो आराम से मतलब वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। कंप्रेसर डिजाइन, एनर्जी कैलकुलेशन, अब इन दोनों को देखिए कैसे करते हैं। प्रेशर बढ़ाने और एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब प्रेशर को बढ़ाने और एनर्जी को कम से कम समय में बिना संसाधन के सही करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन एंड मेजरमेंट, इसमें देखिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन, मीटरिंग सिस्टम का उपयोग गैस को मापने और पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये है एक पॉइंट। पांचवा देखिए बायोगैस एंड बायोगैस सिस्टम, मतलब बायोगैस और उसकी प्रणाली क्या होती है। इसमें पहले प्रोडक्शन होता है, किचन वेस्ट, डंग, ऑर्गेनिक मैटर, एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से बायोगैस बनती है। इन सब की मदद से, मतलब देखिए किचन वेस्ट जो होता है उसकी मदद से, और डंग की मदद से, और ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, एनारोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया होती है, इन सब की मदद से बायोगैस हम बनाते हैं। तो इसमें देखिए किचन वेस्ट, डंग, ऑर्गेनिक मैटर से एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से बायोगैस बनती है। जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर में हो गया कि आपका जो जानवरों और मतलब पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीव से के अवशेषों से मिलकर बना होता है उसे ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं। किचन वेस्ट मतलब किचन में जो सामान यूज होता है उसका जो मतलब बेकार पार्ट होते हैं, मतलब वेस्ट जो होते हैं किचन का, वो सबसे मिलकर बायोगैस बनता है। और इसका कंपोजिशन में देखिए क्या क्या मतलब उसमें हो सकते हैं, बायोगैस में क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। और देखिए इसमें से है मेथेन, पहला मेथेन जो होता है उसमें 50 से 75% तक मेथेन पाया जाता है। मेथेन जिसका CH4 होता है मेथेन का फार्मूला। और इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इस गैस में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमको हमारा 25 से 50% के बीच में होता है। बोले 25 से ऊपर होगा, 50% से नीचे होगा, मतलब इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। मतलब 25 के ऊपर होगा, 50% से कम होगा, ये वो उसकी स्थिति के आधार पर वो खुद बटा होगा कितना कितना है कितना नहीं। और इसका जो फार्मूला होता है CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का।
और इसमें तीसरा हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया। हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया H2S, इसका फार्मूला है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का। और अमोनिया का होता है NH3। ये इतने सारे गैसों से मिलके हमारा नेचुरल गैस बना होता है। देखिए मेथेन, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, इन सब से मिलके मतलब ये 50 से 75% ये और इसके बीच में ये हो गया। और फिर थोड़ा सा मतलब वही समझिए कि 4 से 10% के बीच में ये होते होंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया दोनों मिला के। और कुकिंग एप्लीकेशन, अब मतलब कहाँ का यूज होते हैं, एप्लीकेशन मतलब उपयोग, उपयोग मतलब कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं। मतलब इस नेचुरल बायोगैस का जैसे कि देखिए पहले कुकिंग में होता है, उसको मतलब खाना वाना बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं हम। हीटिंग मतलब उष्मा, मतलब कोई आदमी हाथ वाथ से ठंडियों में हाथ सेकने के लिए चाहे कुछ भी, मतलब ऊर्जा मतलब जो निकलती है तो उससे खाना बनाइए, चाहे कुछ प्रोडक्ट को मतलब पिघलाना हो या फिर कुछ ऐसे हर काम कर सकते हैं, जैसे कि जिसमें जो आग ज्वाला की जाती है काम, वो सब काम इससे हो सकते हैं। कुकिंग हो सकता है, हीटिंग हो सकता है, और लाइटिंग मतलब प्रकाश भी दे सकता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं हम इसमें, जैसे कि कोई मतलब किसी को कोई ईंधन चलाना हो तो गैस के थोड़ा जो चलते हैं, जैसे गैस वाली, इस समय तो गैस की सारी CNG वेनजी जो भी चल रहा है सब, ये सब नेचुरल गैस से भी बनती हैं। और इसका एनारोबिक डाइजेशन, देखिए इसमें एनारोबिक डाइजेशन कहते किसे हैं, पहले ये समझिए कि एनारोबिक डाइजेशन होता क्या है। तो जब ऑक्सीजन के बिना, मतलब बिना ऑक्सीजन के, बिना गंदगी के, बिना ऑक्सीजन के, बिना गंदगी का गोबर या कचरा सड़ाया जाता है। मतलब गोबर बिना ऑक्सीजन की सहायता से गोबर और कचरा को सड़ाया जाता है, और उससे गैस और खाद जो बनती है, उसे ही हम लोग एनारोबिक डाइजेशन कहते हैं। देखिए जैसे इसमें यहाँ लिखा भी है, ऑक्सीजन के बिना बैक्टीरिया द्वारा वेस्ट को मेथेन में कन्वर्ट करता है। मतलब बिना ऑक्सीजन के बैक्टीरिया के द्वारा, सिर्फ बैक्टीरिया के द्वारा द्वारा वेस्ट को, जो वेस्ट हमारे पदार्थ होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वेस्ट में क्या क्या हो सकते हैं, किचन वेस्ट, डंग, ऑर्गेनिक मैटर और एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से बनती है बायोगैस। देखिए तो वही यहाँ लिखा है कि ऑक्सीजन के बिना बैक्टीरिया द्वारा वेस्ट को, जो वेस्ट होते हैं उसको मेथेन में कन्वर्ट, मतलब CH4 पे कन्वर्ट करना ही एनारोबिक डाइजेशन होता है। अब इसमें देखिए पावर एंड ग्राइड जनरेशन, और यहाँ देखिए पावर जनरेशन एंड ग्राइड इंजेक्शन। इसका मतलब होता है कि बायोगैस जो होते हैं, मतलब हमारा जो बायोगैस होता है नेचुरल गैस, उसको रिफाइन करके, मतलब उसको छान कर और करके और पाइपलाइन में भेजना, जिससे कि सभी के घरों में जा सके जो यूज करने के लिए, जैसे पाइपलाइन में भेजा जा सकता है, भेजा जाता है, जैसे बायो CNG की तरह। मतलब कहीं भी भेजना हो तो हम पाइपलाइन की सहायता से इसे रिफाइन करके बायोगैस को तभी भेजते हैं। इसी को कहते हैं पावर जनरेशन और ग्राइड इंजेक्शन। और तीसरा देखिए क्या कहता है, कंपैरिजन। मतलब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि कंपैरिजन मतलब हम कंपैरिजन मतलब तुलना करते हैं कि एनारोबिक और एरोबिक में क्या होती है। एनारोबिक क्या होता है, एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है। तो एनारोबिक सिंपली होता है कि जिसमें मेथेन बनती हो। एनारोबिक में बस यही होता है कि जिसमें किसी भी सहायता से मेथेन को बनाना है हमको, तो जहाँ मेथेन बनेगा मतलब कचड़े की सहायता से चाहे जिस भी सहायता से, वहाँ एनारोबिक हो गया। जहाँ जहाँ पे एरोबिक होगा वहाँ पे कंपोस्ट बनता है, मतलब खाद बनता है, जैसे गैस नहीं बनता है वहाँ पे। मतलब वो प्रोडक्ट ठोस में होगा, सॉलिड में होगा, तो वो कंपोस्ट बनता है, गैस नहीं बनता है। इसलिए एरोबिक में, एनारोबिक में मेथेन बनती है, और इसमें सिंपली कंपोस्ट बनता है, जैसे कि नहीं खाद और यूरिया वूरिया बनते हैं। और बाकी सब गैस को तो इसमें आ जाता है मेथेन वगैरह में, एनारोबिक में। और इसमें गैस नहीं बनते हैं, कंपोस्ट खाद बनता है, जैसे कि जो बनता है हमारा यूरिया जो हो गए, बाकी सब जितने भी खाद होते हैं जो हम खेतों वेतों में यूज करते हैं वो सब में आते हैं। इसमें छठा टॉपिक देखिए कि एप्लीकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोगैस, मतलब बायोगैस का उपयोग और अनुप्रयोग, मतलब क्या उसके उपयोग हम कर सकते हैं और क्या उसके अनुप्रयोग होते हैं, हम यही इसमें जानेंगे। एज ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, मतलब ट्रांसपोर्ट में क्या क्या यूज कर देते हैं। मतलब देखिए इसमें क्या होता है, रिफाइंड बायोगैस मतलब CNG,
का यूज वाहनों में किया जाता है। इस समय तो आप देख रहे हैं कि सीएनजी का यूज हर हर जगह हो रहा है। सीएनजी का यूज गाड़ियों में, गाड़ी इस समय तो हर एक गाड़ी, हर एक चीज सीएनजी से चलने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि ये प्रदूषण भी कम करता है और हर चीज में यूजफुल होता है। घरों में भी अब सीएनजी यूज होगा, खाना वाना बनाने के लिए यूज होता है ये एलपीजी गैस। और ये गाड़ियों में अब चलेगा कि सीएनजी गैस से चलेगा। अब बस, ट्रक, हर चीज बनाया जा रहा है सीएनजी से चलने वाले। इसमें कि बायोगैस व्हीकल, सीएनजी गाड़ियों का सीधा उपयोग किया जा सकता है। मतलब जो हाँ, ये सबसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है इसका यूज, कि कि सीएनजी गाड़ियों में सीधे उपयोग करते हैं। मतलब आराम से भरिए और आराम से चलाइए। देखिए नहीं, जगह जगह पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है इस समय सीएनजी के, सब नया नया विकास हो रहा है। देखिए अपने अपने देश में तो और ज्यादा हो रहा है भारत में, कि सीएनजी सब हर चीज सीएनजी से चलने के लिए बनाया जा रहा है। हर चीज, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से लेके फोर व्हीलर से लेके हर एक गाड़ी सीएनजी से चलने के लिए, उपयोग किए जाने के लिए बनाया जा रहा है। प्रॉब्लम्स एंड समस्या और समाधान। समस्या और मतलब समाधान वही हुआ। लीकेज से एक्सप्लोजन का खतरा होता है। इस लीकेज जो होता है उससे मतलब एक्सप्लोजन, मतलब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है, मतलब कि देखिए अगर कहीं हम गैस और सीएनजी या गाड़ी कोई भी चला रहे हैं, अगर लीकेज हो जाती है, अगर अगर सीएनजी गैस, वो गाड़ी लीक हो जाती है, मतलब सीएनजी का जिसमें भरा होता है वो अगर लीक हो गई तो इसमें एक्सप्लोजन, मतलब वो विस्फोट हो सकता है। मतलब वहाँ पे आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए देखती नहीं है कि जो सीएनजी से चलती वाली गाड़ियाँ होती हैं उसमें लोगों को उतार के तब जाकर सीएनजी भरवाया जा रहा है। इसमें हर जगह आप पेट्रोल पंप पे देखे होंगे, जहाँ पे सीएनजी भरवाया जाता है तो गाड़ियों से लोगों को उतार दिया जाता है, उसके बाद सीएनजी भरवाया जाता है। क्योंकि अगर उसमें थोड़ा भी लीकेज हुआ तो वो विस्फोट होने का खतरा हुआ, मतलब पूरे गाड़ी ही नष्ट हो सकती है, इतना इतना वो खतरनाक होता है। और ये देखिए, H2S टॉक्सिक गैस होती है, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी एक जहरीली गैस भी होती है, जिससे लोगों में मतलब बहुत हानिकारक इफेक्ट पड़ता है। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब जो होता है हाइड्रोजन H2S, या हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र है, जो बहुत टॉक्सिक और मतलब टॉक्सिक मतलब जहरीला गैस होता है। इसके बेनिफिट देखिए, इसके लाभ देखिए क्या क्या होते हैं। इको फ्रेंडली, मतलब ये इन्वायरमेंटल से एकदम फ्रेंडली, मतलब आसानी से है और रह सकती है। मतलब हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ये तो सिंपली कॉस्ट इफेक्टिव मतलब होता क्या है, मतलब कम खर्च में ज्यादा लाभ देती है। मतलब आराम से एक बार खर्च कीजिए और मतलब चलता है वो, मतलब वही पेट्रोल डीजल के हिसाब से ही ठीक ठाक है। और इतने में आप अरे बिना पर्यावरण से रह सकते हैं, बिना किसी बीमारी के, जिससे अगर मान लीजिए कचरा मतलब एयर पॉल्यूशन से भी बच सकते हैं इससे, अगर आप सीएनजी चला रहे हैं तो यही बोल रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कम खर्च में और बढ़िया से बढ़िया सामान यूज होता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में, ऑर्गेनिक मतलब जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं उसमें भी मिलती है ये। यूटिलाइजेशन इन सोशल रिसर्च, और सोशल रिसर्च में ये भी एक प्रयोग होता है। जैसे कि गाँव में एनर्जी एसेस पर रिसर्च की जाती है। एनर्जी मतलब गाँव में कैसे एनर्जी से उत्पन्न करें उस पर रिसर्च की जाती है। फ्यूचर रिसर्च एंड मेजरमेंट, मतलब भविष्य में खोज खोज का और उसके मापने का क्या है। बायोगैस यील्ड इम्प्रूव करने के तरीके। बायोगैस यील्ड इम्प्रूव करने के तरीके क्या होते हैं देखिए। सेंसर से मेथेन कंसंट्रेशन की जांच करना। जो सेंसर होते हैं उसके उससे द्वारा मेथेन कंसंट्रेशन की जांच आराम से कर सकते हैं सेंसर से, कि मेथेन वहाँ पे है कि नहीं है। बस यही है ये। बायोगैस यील्ड इम्प्रूव करने के तरीके जो होते हैं और ये देखिए, सेंसर से मेथेन कंसंट्रेशन की जांच आराम से कर सकते हैं। जो सेंसर होता है उससे हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मेथेन गैस है, कहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस वीडियो में कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।